जय हिंद। स्वागत है आप सभी का H2 स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आज की इस खूबसूरत सी क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम लोग समझेंगे कि क्या कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो आज ये क्लास बहुत लंबा होने वाली है, इसलिए कुर्सी की पीठी बांधे रखिए और ध्यान से NCERT का बुक क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 निकाल करके बैठ जाइए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। जिस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद से राष्ट्र राज्य बन गए, इस प्रकार भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय की भावना जागती है। वियतनाम और कई तरह के जो औपनिवेशिक कंट्री थे यहाँ पे राज कर रहे थे। हमारे भी भारत में भी यहाँ भी क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे औपनिवेशिक कंट्री। जैसे यहाँ पर किसका राज था, तो ब्रिटेन का राज था। अब ब्रिटेन के जो लोग हुआ करते हैं वो अलग अलग, उन लोग के डायरेक्टली सभी लोगों पर एक जैसा प्रभाव नहीं था। हर एक अलग अलग समूह पर अलग अलग उसका प्रभाव था। कोई अगर बड़ा समूह है तो उसे, जैसे जो राजा उसमें राजा तो नहीं थे, जो जमींदार हुआ करते थे उनको गरीब लोगों से टैक्स लेना पड़ता था और वो टैक्स लेकर के डिस्ट्रिक्ट यानी जो कलेक्टर को जमा करते थे और कलेक्टर आगे तक पहुंचाता था। इस प्रकार एक श्रेणी बना हुआ था, सीरीज बना हुआ था, ऑर्डर था। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत निचले लोग, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनमें वो इनडायरेक्ट तो शासन था लेकिन डायरेक्ट नहीं था। तो अलग अलग ऑर्डर में यहाँ पे शासन चल रहा था और हर एक लोगों के बीच अलग अलग की भावना थी। अब इसी बीच आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इससे पहले कहाँ रहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। ये आप लोग पीछे अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे 1920 के बाद जितनी भी घटना होती है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी जी आते हैं कहाँ से, अफ्रीका से। कहाँ से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं। अफ्रीका से किस दिन आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं। 9 जनवरी 1980 को वो भारत आते हैं और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस किसे कहते हैं, यानी वे सभी भारतीय जो भारत को छोड़ करके किसी दूसरे कंटिनेंट्स में है और किसी दूसरे कंट्री में है, तो उनके लिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि उस दिन उनको याद किया जाए, उनको बुलाया जाए। कई ऐसे भारत के लोग हैं जो बाहर जाके बहुत अमीर लोग हैं, अगर वो यहाँ आते हैं तो कारखाना डालेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। समझे? तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सभा होती है। इससे पहले कांग्रेस बन चुका था। कांग्रेस तो पहले आप लोग भी सुने होंगे, कांग्रेस के नाम सुने होंगे। कांग्रेस मतलब आज की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इसको नहीं समझिएगा। कांग्रेस एक उस समय क्या था, कांग्रेस एक गठन हुआ करता था जिसमें लोगों की समूह हुआ करते थे, जिससे कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 में। जो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और जो वायसराय उस समय के थे, इनको इसलिए बनाया गया था जो भारत के लोगों की समस्या उसे ब्रिटेन में बता सके महारानी के सामने, इसलिए इसको बनाया गया था कांग्रेस का जो गठन है इसलिए किया गया था। और उस समय के जो जनता लोग थे वो वायसराय को समस्या न सुना करके यानी कांग्रेस के गठन को सुनाए। इसी बीच में होता है पहला विश्व युद्ध, यानी पहला विश्व युद्ध यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 to 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक। और ये पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था, पहला विश्व युद्ध होने का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फ्रेडरिक के ब्लैंक हेड संगठन द्वारा हत्या की गई थी। देखिए, जो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, ऑस्ट्रिया के राजा को
ब्लैक संगठन के द्वारा हत्या कर दिया गया था। तब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध होता है, इसमें टोटल 90 लाख लोग मारे गए थे। इसका अनुमान लगाया जाता है कि उसमें 90 लाख लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध मतलब यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसमें 90 लाख लोग मारे जाते हैं। ये संख्या आप लोगों को अधिक लग रहा होगा, लेकिन इससे भी अधिक भारत में लोग मरे थे। कब? जब यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, इसके बाद यहाँ 90 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर जब बंगाल में भूख हड़ताल होता है, यानी बंगाल में जब उसमें सूखा पड़ जाता है, सुखाड़ होता है, तो खेती नहीं होता, और यहाँ के जो अनाज थे वो सब डिप्लॉय किया जाता है ब्रिटेन में, यानी यूरोपीय कंट्री में यहाँ से भेजा जाता है, और यहाँ के लोग भूखे मरते थे। समझे? आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझ लिए कि कैसे कैसे यहाँ पे कांग्रेस की कल्पना कैसे गठन होता है, इसके बाद कैसे यहाँ पे महात्मा गांधी जी आते हैं। तो यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1800 यानी 1914 से 1918 के बीच। 1919 के बाद सालों तक हमने देखे कि 19 सबसे पहली बात यह विश्व युद्ध जो हुआ 1814 से 1818 तक, इसमें जब 90 लोग मारे गए, अर्थ साथ में क्या हुआ ना कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, पैसा की ज़रूरत होने लगी। जब लड़ाई होगा तो ऐसे होता नहीं है, उसे पैसा की अधिक आवश्यकता होती है। आप अगर दिवाली के जो बम होली में फोड़ते हैं ना, होली में या दिवाली में फोड़ते बहुत सारे लोग, तो जो बम पटाखे फोड़ते हैं ना, आप उसको अगर रेगुलरली कंटिन्यू अगर 8 दिन फोड़िए ना, तो घरे से जो मम्मी पापा चप्पल से मारेंगे कि कहाँ से पैसा आएगा इतना। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो आर्थिक और राजनीतिक में बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है, स्थिति पैदा कर देती है। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी भारी उसमें खर्चा हुई। इस कारण खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए जाने लगे। कहाँ पर? भारत में। युद्ध हो रहा है कहाँ पर? यूरोपीय कंट्री में हो रहा है, और कर्जा कहाँ से ले रहा है? भारत से ले रहा है। और आयकर जो था यानी टैक्स जो था, टैक्स बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क लिया जाने लगा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। युद्ध के दौरान कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जब क्या था कि ब्रिटेन में हम बताए थे छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे। जब यूरोप में हम पढ़ा रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें हम बताए थे कि ब्रिटेन में उसमें कारखाना नहीं था, बड़ी कारखाना नहीं थे। घरों में छोटे छोटे कारखानों में क्या बनता था, कपड़ा उपड़ा बनाने का काम होता है, या जो भी तरह तरह के जो उपयोग में लाने वाली चीज़ है दैनिक जीवन में, वो बनाया जाने लगा था। और उस जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें गिरावट आ जाती है, क्योंकि लोग लड़ाई करेंगे, किधर बनाएंगे, और जो बनाएंगे तो लड़ाई में कैसे बनाया जा सकता है, हो सकता है बम उसमें गिर जाए। इस तरह तरह की समस्या से मतलब कि कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी। 1913 नहीं, 1914 होना चाहिए। 1914 से 1918 तक कीमतें क्या हो जाएगी? दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और गाँव में सिपाहियों की जबरन भर्ती कर दी गई। अब जबरन भर्ती क्या चीज है? जबरन भर्ती क्या है? यानी जैसे देखिए, हम ये बता दें कि आप लोग किसी को वहाँ जाने का मन नहीं है। सपोज दैट आपको मम्मी भेज रही है बाजार, आप जाने का आपको मन नहीं है, तो पापा आएंगे उधर से, उठाएंगे जूता, बोलेंगे जाएगा नहीं। आप लोग क्या करेंगे? डर के मारे तुरंत कूदे, साइकिल निकाले, कूद चले। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ। यानी क्या होता है कि जबरन भर्ती कराने लगे। जैसे गांव में अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी उनमें क्या होता है कि हीन भावना पैदा होने लगी, और ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, जिससे हीन भावना यानी गुस्सा होने लगी, गुस्सा हो गया था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश में बहुत सारे हिस्सों में, यानी 1918 से 1919 और 1920 से 1921। देखिए 1918 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था।
इतना जल्दी तो स्टेबल में आ नहीं जाएगा। और जैसा ही 1920 आया और इसमें हड़ताल, मतलब फसल अच्छा हो भी नहीं किया, सुखाड़ आ गया। और उसी समय क्या होता है कि फ्लू की महामारी फैल जाती है। फ्लू की महामारी फैल जाती है, जिसके कारण एक अंदाज लगाया जाता है कि फ्लू की महामारी और मतलब वहाँ जो खेती नहीं होने से करीबन 120 से 130 लाख लोग मरे थे। कहाँ पर? भारत की बात हो रहा है। ये पूरा, और जो 90 लाख लिखे थे वो पूरा यूरोप में, लेकिन यहाँ पर क्या चीज, खाली भारत का 120 से 130 लाख लोग मरते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी। जैसे युद्ध के दौरान क्या होता, कर्जा लिया जाता था, दुगना टैक्स दुगना कर दिया जाता था, तो लोगों को लग रहा था कि यह जो है मुसीबत और कम हो जाएगा। लेकिन इस समय एक नया नेता सामने आया और उस संघर्ष के एक नया ढंग दे दिया। यानी देखिए, वह कम नहीं हुआ। तो उसी बीच में आते हैं महात्मा गांधी और उन्होंने इसका एक नया ढंग दे दिया, यानी नया नेतृत्व किया। अब निकल के आता है सत्याग्रह। तब महात्मा गांधी जी यहाँ आते हैं तो सत्याग्रह करते हैं, नमक यात्रा, खिलाफत आंदोलन करते हैं, कई तरह तरह के आंदोलन करते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि जितना भी यहाँ पे महात्मा गांधी जी किए, उससे पहले अफ्रीका में भी कर चुके थे। जो सत्याग्रह की भी यहाँ पे बात निकल करके आती है, सत्याग्रह का विचार जो निकल करके आती है, इससे पहले ये यूरोप में कर चुके थे। यूरोप में कर चुके थे और नस्ल जो वहाँ के लोग थे वो नस्ल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह को वहाँ से, यानी उसमें क्या होता है, जब ये महात्मा गांधी जी सत्याग्रह जब कर रहे थे, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके हजारों मजदूरों, अवैध अधिकारियों को हनन करके मतलब क्या होता है, गांधी जी को वहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ के लोग जो हैं, जो नस्ल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रही में शामिल हो गए। नस्ल भेदी सरकार क्या था, वहाँ पे काले और गोरे लोगों की कुछ भावना चल रही थी। अब अफ्रीका में लोग काले हैं और अंग्रेज लोग ऑब्वियसली क्या हैं, गोरे हैं, और अपने ही देश में उन लोग गोरे और काले की भावना पैदा करते हैं, समझ रहे हैं। और नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया, इस पत्ती को वे सत्याग्रह कहते हैं। यानी जब नस्ल भेदी से उन लोगों ने सफलतापूर्वक लोहा लिया, उसी विचार को क्या कहते हैं, सत्याग्रह का विचार। लेकिन सत्याग्रह का विचार क्या होता है, सत्य के विचार को, सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्याग्रह, पहले सत्याग्रह लिख देते हैं, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार निकल के आता है, ठीक है। यानी सत्य के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह का मतलब क्या है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह। अभी देखिए, कोई चीज़ सत्य है तो उसमें पहले क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इसको ऐसे नहीं कीजिए, यह चीज़ सही है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज, यानी सत्य का खोज कैसे किया जाता है, क्या चीज़ सत्य है, क्या चीज़ सत्य है, इसका मतलब होता है सत्याग्रह। इसका अर्थ कि आपका उद्देश्य सच्चा है। सत्याग्रह का भी अर्थ क्या, सत्याग्रह का अर्थ क्या चीज है, उद्देश्य सच्चा है। यानी इसका अर्थ क्या है, अगर उद्देश्य सच्चा है तो जो बुरे लोग हैं उसमें वो झुकेंगे ही। और सत्याग्रह का जो विचार है, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, हम जानते हैं कि यह क्या है, यह इंक समझिए पेन है। अब हम किसी को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसका हम कुछ यूज बताएंगे, देखिए यह पेन है, ये बहुत अच्छी चीज़ होता है, इसे हम पढ़ते हैं, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है, तो उसको जबरन हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे बोलो कि पेन है, बोलो कि पेन है। जैसे एक आपको हम कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या चीज़ है, देखिए, अफ्रीका यानी अमेरिका, यूएसए और चाइना और इंडिया। देखिए, एक बार ये तीनों पुलिस एक जगह मिली, यानी एक कोई ऑपरेशन कर रही थी, ठीक है। अब ऑपरेशन में क्या होता है, जो यूएस का पुलिस है,
उसमें शर्त यह रखा गया कि एक जंगल में एक खरगोश को छोड़ा जाता है और कौन इसको सबसे पहले पकड़ के लाल देगा। तो जो यूएस के जो फोर्सेस थे वो क्या किए, यानी यूएस के जो पुलिस थी वो एक खरगोश को छोड़ा जाता है और वो खरगोश को 8 से 10 मिनट में खोज करके ला देते हैं। 8 से 10 मिनट में खोज करके ला लेते हैं। और चाइना इसके बाद फिर से उसको छोड़ा जाता है और चाइना के पुलिस जब जाती है इसको 15 से 20 मिनट में खोज के ला लेती है। और इसके बाद आता है इंडिया की बारी। अब फिर से खरगोश को छोड़ा जाता है। अब खरगोश को छोड़ा जाता है तो अब की बारी था किसका, तो इंडियन पुलिस की बारी थी, यानी इंडिया के जो पुलिस थे उनकी बारी थी। अब ये जाते हैं जंगल में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सुअर को ऐसे इधर खंभा गाड़ लेते हैं और यहाँ पे सुअरवा को बांध लेते हैं, इधर से बांध लेते हैं और इसको पीटते हैं। और 1 से 2 दिन हो गया, 1 दिन हो गया, 1 से 2 दिन में पता चल गया था पूरा। 1 दिन हुआ ना, ये पूरा 24 घंटा में नहीं लौट करके नहीं वापिस आया। तो ये सब दोनों सोचने लगा, ये यूएस का जो फोर्स है और ये चाइना का फोर्स है, ये पुलिस जो है सोचने लगी, यहाँ के जो पुलिस है और यहाँ की पुलिस सोचने लगी इंडिया के पुलिस गया तो गया कहाँ, ये खरगोश ढूंढने गया था, गया तो गया कहाँ। तो देखा कि एक सुअर को ही दोनों तरफ डंडा गाड़ लिया, खंभा गाड़ लिया और बीच में सुअर को लटका करके ऊपर से मार रहा है। अब बोल्स को क्या बोल रहा है कि बोलो कि हम ही खरगोश है, बोलो कि हम ही खरगोश है। इसको बोलवा रहा है जबरदस्ती कि बोलो कि हम ही खरगोश है। और जब ये दोनों पुलिस गई तो माथा ठोक ली। इसीलिए आप देखिएगा इंडिया में कोई भी क्राइम होता है ना तो जल्दी उसका वो आप अगर उसको क्राइम हुआ है ना तो पुलिस अगर उसमें अगर कोई नेता का पॉलिटिकल पार्टी से अगर उसमें इन्वॉल्व है तो 1 से 2 दिन में एक मैटर को पता चल जाएगा कि कौन किया था कौन नहीं किया था। एक आम आदमी अगर FIR करवाता है ना तो 1 से 2 साल लग जाता है उसको, 1 से 2 साल उसको लग जाता है। ये इंडिया पुलिस की बात हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, सत्याग्रह का विचार ये नहीं कि लोग सत्य को जबरदस्ती माने, नहीं, सत्य को उनको एहसास हो जाए कि हाँ यही सत्य है। और सत्य में अगर हम चलेंगे, किसी व्यक्ति को हमें झुकाने उसमें लाठी डंडा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यही सत्य मतलब महात्मा गांधी जी का विचार था। और इन लोग ये महात्मा गांधी जी ने बोले कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि अहिंसा परम धर्म, और उनका विश्वास था कि अहिंसा ही वह एक रास्ता है जिस पर हम सभी भारतीयों को एक संगठन में रख सकते हैं। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाया। जब देखिए ये तो हम लोग सत्याग्रह देखें, सत्याग्रह का विचार मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर आते हैं ना तो सबसे पहले जब आते हैं महात्मा गांधी जी जब भारत में आते हैं तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब करते हैं, 1916 में। चंपारण यानी जब महात्मा गांधी जी भारत में आते हैं तो कई अनेक सत्याग्रह किए, जिसमें सबसे पहले किए 1916 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में से। और जिसका यानी बिहार में क्यों आए, यहाँ पे बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए, ठीक है। जिसकी बिहार में चंपारण के बारे में इनको राजकुमार शुक्ल ने बताया था कि वहाँ के किसानों पर क्या हो रहा है, दमनकारी हो रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है। बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया। देखिए बगान क्या था, बोले इनको यहाँ पे बगान देना पड़ता था, बगान व्यवस्था था, जिनके खिलाफ यह महात्मा गांधी जी आते हैं। और महात्मा गांधी जी आते तो प्रथम सत्याग्रह करते हैं। और सत्याग्रह में क्या होता है कि कलेक्टर आता है महात्मा गांधी के सामने, महात्मा गांधी जी के सामने एक कलेक्टर आता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है। अब आता है तो बोलता है कि आपको हम ये धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लेंगे। अब महात्मा गांधी जी कोई अनपढ़ इंसान थे नहीं,
कहाँ से? ब्रिटेन से किए थे, ब्रिटेन से पढ़े थे और वकील थे। तो क्या होता है, बोले कि आप हमको ये कानून के तहत आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कलेक्टर सोचा ये भाई ये कौन आदमी है, ये कौन आदमी है, ये तो हमें झाड़ दिया। तब बिहार के लोग सोच देख लो कैसे दबा दे लो, देख लो हूँ। इस प्रकार क्या होता है, वहां पे किसानों की जीत हो जाती है और मतलब महात्मा गांधी जी का और क्रेज बढ़ जाता है और एकदम उत्सुक हो जाते हैं। तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि महात्मा, महात्मा उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको उपाधि दिया था। ये सबसे पहले यानी महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर जैसे जैसे आएगा हम सब आपको बताते चलेंगे जिसका नीड है, समझे। तो इसके बाद जाते हैं फिर 1917 में उन्होंने गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह कब? 1919 में। और महात्मा गांधी जी यहां भी अधिकार दिला दिए। महात्मा गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात में पड़ता है, खेड़ा वहां भी दिला दिए। अब इससे प्रेरित क्या हुआ तब देखिए। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किए, फसल खराब जाने, और यहाँ पर क्या था कि फसल खराब हो गया था, महामारी के कारण फसल खराब हो गया था, किसानों को टैक्स माफ नहीं किया जा रहा था, इसलिए सत्याग्रह किए थे, वहाँ भी टैक्स माफ करवा दिए। इसके बाद आते हैं 1918 की बात आता है, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल, ऐसे अहमदाबाद मिल। इसमें क्या होता है कि जब बीमारी हो, जो प्लेग फैला हुआ था, प्लेग महामारी के कारण, प्लेग महामारी के कारण, प्लेग महामारी के कारण, प्लेग, प्लेग है क्या? प्लेग लिख रहे हैं हम, क्या क्या लिख रहे हैं देखो। प्लेग महामारी के कारण क्या होता है, जैसे जब देखिए जब कोरोना आया था तो लोग कहाँ से थे, पूरा चल के उसमें क्या जितने भी जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखाने हैं, सब बंद हो गया था। जब प्लेग महामारी फैलता है ना तो जितने भी मजदूर उस कारखाने में काम कर रहे थे तो उनको सब घर चल देते हैं कि चलो वो पैसा नहीं कमे, वो कम से कम जीवन तो बच तो नहीं। इस तरह से उन लोग क्या कर दिया, चल दिया घर पे। लेकिन अंग्रेज ने इन्हें लालच दिया। लालच क्या चीज दिया कि देखो काम करेगा, काम करना तुम, और उसका एक दिन काम करेगा, जितना वेतन देते थे उसका दुगना आपको वेतन देंगे हम। अब दुगना वेतन देंगे, और प्लेग जो महामारी वो कम भी हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो मजदूर लोग क्या करे, चल दिए। किसी का जरूरत रहता है, देखिए मजदूरी इसी लोग करते हैं क्योंकि मजदूर के अगर असली आप लोग हालात जानेंगे ना, अधिकतर हम जानते हैं कि आप लोग किसान परिवार से ही होंगे इसमें, या बड़े लोग भी होंगे, तो हम उनको समझाना चाहते हैं कि आप लोग ज़मीनी हरकत को, जो बड़े लोग हैं उनको बताते हैं, ज़मीनी हरकत को अच्छे से नहीं जानते आप लोग। बाप के पास अपने कपड़े पहनने को नहीं होते हैं, लेकिन वो बेटे और बेटियों को दिलवाते हैं। ये सब आप लोग को समझने की आवश्यकता है। और आज के युवा क्या चीज़ है, ड्रीम 11 बनने में 2 घंटा समय इन्वेस्ट कर रहा है। नहीं, एनसीईआरटी बुक निकालिए, चैप्टर 2 निकालिए, और जो समझा रहे हैं अंडरलाइन करते चलिए, समझे। कुछ रिस्पॉन्सिबल बनिए। क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझिए उसको, समझे। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग, यानी जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, वो कारखानों में बुलाते हैं मजदूर को, और मजदूर चल जाते हैं कि उनको एक दिन का जो वेतन मिलता था उसके डबल मिलेगा। चल जाते हैं लोग, लालच में चल जाते हैं, ठीक है। लालच भी होता है और मजबूरी भी होता है। वो समय फ्लेग जब फैल रहा था तो उसमें लालच नहीं कहा जा सकता है, मजबूरी में लोग गए थे, तो लालच के चक्कर में उसमें नहीं जाता, समझे। क्या होता है कि वहाँ जब जाते हैं ना तो कराता है, यानी जो है कि अंग्रेज लोग काम करवाता है, और जब महामारी खत्म हो जाती है तो जब मजदूर आने लगते हैं तब इनको बोल दिया जाता है कि का चीज का दुगना मिलेगा, जितना काम किया उतना मिलेगा।
खिलाफ। तब यहाँ पे देखिए गांधी जी 1917 में क्या करते, खेड़ा सत्याग्रह। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, दोनों सक्सेसफुल हो जाता है, पूरा गांधी जी पॉपुलर हो जाते हैं। तब मजदूरों को लगा नहीं, वो एक इंसान है, क्यों गांधी जी, जो हम लोग को भी मतलब अधिकार दिला सकते हैं। तब उन्होंने वहां पर कारखानों के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाए। अहमदाबाद चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और पहली बार यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठे थे। सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मजदूर मिल में ही गए थे, भूख हड़ताल में बैठे थे। पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर किए थे। अब आता है देखिए, महात्मा गांधी जी को इस तरह से सफलता मिलते जा रहा था, सफलता मिलते जा रहा था, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किनको? अंग्रेज लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था उस सबको। तब लाता है रोलेक्ट एक्ट। तब सत्याग्रह का विचार क्या क्या था हम लोग इसमें समझे। अब समझते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट ना, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब आता है? तो 19 मार्च 1999 को, 1919 में आता है रोलेक्ट एक्ट। और गांधी जी को क्या होता है कि एक पर एक सफलता मिलते जाती है। और इस रोलेक्ट एक्ट में क्या था, जो भारतीय रोलेक्ट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919 को। भारतीय क्रांति, इस रोलेक्ट एक्ट को इसलिए लिया जाता है कि भारतीय जो क्रांतिकारी हो रहे थे उनको दबाने का काम किया जाए, कैसे दबाया जा सके, यानी खिलाफ एक राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। जो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ है, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों ने भारी विरोध करने के बावजूद भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर लिया गया। अब देखिए, इस रोलेक्ट एक्ट का भारत में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर लिया जाता है, इसको पास कर लिया जाता है। इसमें ऐसा क्या था, लोग इसको विरोध कर रहे थे। देखिए, इसमें यह चीज था, इस कानून के जरिए सरकार के राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना वकील, बिना दलील, यानी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के 2 साल तक रखा जा सके। रोलेक्ट एक्ट में जितने भी क्रांति कर रहे थे, यानी इससे पहले जितने भी यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे थे, इस रोलेक्ट एक्ट के तहत बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून, बिना कानून, कितना साल तक? 2 वर्ष तक। इसमें 2 वर्ष तक कुछ नहीं चलाया जा सकता। 2 वर्ष के बाद ही आप इसमें कुछ कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चला रहे थे। यानी इसमें अहिंसक ढंग से महात्मा गांधी नागरिक अवज्ञा चलाना स्टार्ट कर दिए। और इस आंदोलन का शुरुआत होता है 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को इस गांधी जी द्वारा देश से व्यापी हड़ताल किया गया और 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को, 6 अप्रैल को इसे चलाया ही जाता है, स्टार्ट किया जाता है, और 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, 6 अप्रैल 1919 को किया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है। कौन सा? जो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट करते हैं, सर्वव्यापी आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और 8 अप्रैल
8 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको? महात्मा गांधी जी को। और क्या किया जाता है, विभिन्न शहरों में जेल, जैसे अलग अलग जो शहर हुआ करते थे उनमें मार्शल लॉ लागू किया जाता है। 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला देती है। इसके बाद लोग बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। लोग मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनरल डायर ने कमान संभाल ली। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी यानी चीफ जो थे, कमांडर इन चीफ, वो जनरल डायर थे। और मार्शल लॉ जब लागू किया गया, आप लोग देखिए पॉलिटी में पढ़िएगा मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ एक सेना का कानून होता है। अगर जिस क्षेत्र पर लागू हो गया जरा वो वहाँ पर कंप्लीटली फंडामेंटल राइट्स या कोई भी अधिकार हो समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। लेकिन ये जो मार्शल लॉ लागू होता है इसकी घटना पंजाब में क्या होता है, पंजाब के लोगों को नहीं मालूम होती है। और पंजाब में 13 अप्रैल, देखिए 13 अप्रैल 19 को उसका जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए एक जालियांवाला बाग एक मैदान हुआ करता था। कहाँ पर? पंजाब में यह एक मैदान था, ठीक है। अब यहाँ पर लोग बैसाखी में क्या होता है कि सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान पर जमा हुए थे। यानी देखिए वहाँ पे पंजाब में लोग बैसाखी पर्व एक होता है मनाने के लोग वहाँ पे जमा हुए थे। और जो जालियांवाला बाग मैदान था उसमें मार्शल लॉ लागू हुआ था, जो कि इन लोगों को मालूम नहीं था। उसी बीच में क्या आता है, जनरल डायर आता है हथियार बंद सैनिकों से, और वहाँ पहुँच जाते हैं और मैदान के बाहर जाने वाले जितने भी रास्ताओं को वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद इसके बाद सिपाहियों ने भी पर अंधाधुंध जो सिपाहियों ने थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहों के जहर में दहशत फैलाना चाहते थे। यानी डर क्या चीज होता है, वो उस डर को फैलाना चाहते थे। कौन? जो वहां पे लोग हुआ करते थे। कौन? जो सिपाही लोग थे। अब डर कौन फैलाएंगे? सिपाही लोग फैलाएंगे। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि उसको कैसे हो कि उस आंदोलन को, रोलेट एक्ट को आंदोलन को समाप्त किया जाए। हालांकि वहां पे जो लोग थे वो इसलिए नहीं जुटे हुए थे कि इनके खिलाफ कुछ बोलना है, वो एक बैसाखी पर्व मनाने के लिए जुटे थे। हालांकि जब मनाने के लिए जुटे वहाँ तरह तरह के लोग जमा होते हैं तो बात हो रही होगी या होगी। लेकिन उसी बीच में जनरल डायर आ जाता है। और जनरल डायर ससुरा इतना हरामी था, एकदम खचड़ा था, पूरा खत्म था, ठीक है। और वहाँ पर कम से कम हम अधिक मतलब उसको बहुत सारे लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। बाद में उसने बताया कि यह एक नैतिक प्रभाव, यानी इनमें कैसे नैतिक प्रभाव, दहशत कैसे फैलाया जाए, उसको नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने, डर उसमें उत्पन्न कर देना चाहते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे जालियांवाला बाग फैलती है उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममतापूर्वक कुचलने का प्रयास मतलब रास्ता अपनाया, यानी कैसे उन लोगों को कुचल दिया जाए, उस तरह से तरह तरह के रास्ता अपनाना स्टार्ट कर दिया। कौन? जो वहाँ की सरकार हुआ करती थी। सरकार लोगों को अपमानित और अंकित करना चाहती थी, यानी उस चिन्हित करना चाहती थी और अपमान देना चाहती थी। और जो उसमें दंड का प्रावधान किया जाता है कि नाक रगड़ना होता था। कहाँ पर? घिसटना, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया जाता था। लोग को कोड़े मारे गए और गाँव पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी जी आंदोलन को वापस ले लिया। सोचे कि यह हिंसा बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। और देखिए आप एक बात याद रखिएगा, सरकार के विरुद्ध हिंसा रूप से किसी भी चीज़ को पारित नहीं कर पाएंगे, किसी भी बात को आप मनवा नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी बात को मनवाना है तो अहिंसा रूप से मनवा सकते हैं।
इसीलिए क्या कि महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। भले ही रोलेट एक सत्याग्रह एक बहुत बड़ा यानी जो यह आंदोलन था ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी जी इससे भी बड़ा जन आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन उनका मानना था कि जो देखिए गांधी जी उस जो मानना था उनका कि जब तक हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफ का मुद्दा उठाकर दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। यह जो रोलेट एक्ट के जो खिलाफत आंदोलन थे यह इसलिए उठाया कि उन्हें लगता था कि जो हम लोगों को है ना एक साथ ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता है कब? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हम बताए थे 1914 से 1918 तक, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है ना तो तुर्की जो होता है, तुर्की को कई टुकड़ों में बांटकर उन्हें बंटवारा कर लिया जाता है। कई टुकड़ों में बांट लेते हैं और वहाँ के जो खलीफा का पद हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य, यानी हम बताए तुर्की में कौन सा ऑटोमन साम्राज्य राज्य करता था, जो पूरे यूरोप में भी पूरा राज्य करता था। यूरोप तक उसका क्षेत्रफल था। उसी के कारण लोग भागे थे। तो लोग कहते हैं कि भारत का खोज किसने किया था? जो भारत का खोज के बारे में बताते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। भारत यानी वास्को डी गामा का जिसमें अब्बा लोग नहीं थे, यानी जिस बाप दादा नहीं था, उसमें भारत था। आप पढ़िएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता और एशिया की सभ्यता, यहाँ पर दोनों सभ्यता था। लेकिन वहाँ के लोग 6 क्लास में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो हम लोग का वीडियो जाएगा, देख लीजिएगा। उससे पहले यहाँ था, ये भारत पहले था, समझे? वो तो ऑटोमन साम्राज्य के डर से लोग भागना स्टार्ट किए थे, तब जाए कहीं कहीं गए तो बोलते हैं कि हम खोज कर दिए। ये कहीं नहीं बोलते हैं कि डर से हम भागे थे, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पास शिक्षा है। ये शिक्षा ग्रहण करो और उन्हें बताओ कि तुम डर से भागे थे। तो क्या करते हैं कि 1900 खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा सख्त संधि करते थोपी जाती की, यानी उसमें एक कानून लाया गया और उसका विभाजन कर दिया। आज से अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लाम विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा, यानी उसमें यह अफवाह फैल गया कि विश्व के जो देखिए जो मुस्लिम धर्म में जो खलीफा होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। खलीफा अगर जो बोल दिए ना गलत सही, लोग उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि एक धार्मिक मामला हो जाता है। और खलीफा का पद बहुत बड़ा हुआ करता था और उसी को अंग्रेज ने समाप्त करने के लिए कोशिश की और ऑटोमन जो साम्राज्य हुआ करता था तुर्की, कई भागों में बांट दिया। लेकिन 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवाओं यानी मुस्लिम युवा नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा हुई कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को बात करके राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन समर्थन के रूप में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। जो खिलाफत आंदोलन था यानी वो जो मुस्लिम बंधुएं जो लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों जो के साथ जो कई मुस्लिम बंधुए थे, खिलाफत आंदोलन का सहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया जाए और अपने जो कांग्रेस के लोग उन्हें भी मना लिया जाए, क्योंकि दोनों लोग जब एक साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा संघर्ष हो सकता है। बहुत अच्छे नागरिकों को मतलब यहाँ के अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक कठिन रास्ता अपनाया जा सकता है। इसके बाद फिर होता है चालू असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन ही चलाया क्यों? तो देखिए, जब गांधी जी वापस आ रहे थे, कहाँ से? अफ्रीका से जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, हिंद स्वराज। 1909 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटेन की शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। असहयोग
इसको अ प्लस सहयोग। देखिए असहयोग क्यों? क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश शासन का व्यवस्था यहाँ पे जो लागू हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से ही हुआ है। अब भारतीयों ने उसे असहयोग कर दे यानी छोड़ दे, जितने भी उन्होंने पद दिया है उसको क्या करेगा? छोड़ देगा। और जब छोड़ेगा तो उन्हें क्या होगा? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहली बार जन आंदोलन था, यानी जो ये जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहली बार जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। क्यों ये जन आंदोलन था? क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। कौन कौन? मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लोग अलग भाग लिए, मुस्लिम थे, और जो कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग पहले यानी मुस्लिम जो थे, मुस्लिम बंधुओं ने अलग था, और इसमें क्या होता है दोनों साथ में आ जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेज वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित रूप से 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी जी का कहना था असहयोग इसलिए तो चलाया गया यानी अंग्रेज वस्तुओं का। अब अंग्रेज वस्तुओं को कि देखिए सही भारत के लोग सहयोग कर रहे थे, वहाँ से जो सामान बन के आ रहे थे उसको खरीद रहे थे, सहयोग तो कर रहे थे, उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी बोले कि अगर उनके वस्तुओं को हम बहिष्कार करें तो निश्चित रूप से 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ, जो अंग्रेज एक जगह नहीं राज कर रहे थे, तरह तरह के अलग अलग कंट्री में उन्होंने राज था। अगर सपोज दैट आपका अलग अलग बिजनेस है, जैसे आपका 3-4 गो बिजनेस है, एक बिजनेस में अगर आपको कम पैसा आ रहा है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसी प्रकार अंग्रेजों में क्या होता है कि यहाँ से वस्तुओं का जब बहिष्कार होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय जो वस्तुओं की लागत थी, आपको जान करके हैरानी होगी कि 102 करोड़ से वह जो सामान है 107 यानी 57 करोड़ में आ गया था। इस तरह से बहिष्कार हुआ था, यानी कितना हम लोग उसको रेवेन्यू करके दे रहे थे। समझिए बहिष्कार शब्द क्या होता है? किसी भी वस्तु को यानी किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने के इनकार करना बहिष्कार कराता है। किसी भी संपर्क से जुड़ने और उन्हें इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार भी क्या है? यह एक विरोध का रूप होता है। लेकिन देखिए असहयोग आंदोलन को लोग जो कांग्रेस के लोग थे नहीं अपनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि देखिए उन लोग का मानना था कि अगर हम वहाँ पे रहेंगे ना तो उनके विरुद्ध हम अच्छे से षड्यंत्र रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। इस आंदोलन में लोग देखिए जो उन्होंने भाया था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींच तनाव चल रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थनों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन में यह सहमति हो गई कि हाँ वस्तु को क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए और उनके कानूनों को बहिष्कार कर दिया जाए। अब देखिए जो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थे। कौन कौन से? असहयोग खिलाफ आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हर एक की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। भारत में लोग महत्वाकांक्षी लोग की कमी नहीं है। उस आंदोलन में लोग भाग लिए थे, लेकिन महत्वाकांक्षा हर एक की अलग अलग महत्वाकांक्षा थी। कोई सोच रहा था कि अगर नई सरकार बनती है तो हम उसमें पीएम बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, तरह तरह की सोच थी। और अलग अलग लोग कोई सोच रहे थे कि अगर हमें उस जंगल में, अब बताएंगे आगे हम गोरिल्ला युद्ध भी बताएंगे, गोरिल्ला क्रांति के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। जंगल में उन्हें रोक लगा दिया जाता है। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए अर्थ अलग अलग थे। स्वराज माने खुद का राज, यानी खुद का राज होगा और यहाँ के जनताओं के अनुकूल चलेगा। जैसे अभी क्या है, अभी जनता चाहे तो किसी भी सरकार को हटा सकती है। अब शहरों में आंदोलन यह कैसे फैला, शहरों में पढ़ेंगे, इसके ग्रामीण इलाकों में कैसे फैला, इन सभी को हम जानेंगे, समझे।
अब देखिए शहरों में आंदोलन जो है, शहरों में मध्य वर्गीय के लोग हिस्सा लेते हैं। यानी मध्य वर्गीय लोग, हम बताए थे जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा रहे थे, मध्य वर्गीय लोग शिक्षित थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे। हजारों विद्यार्थियों ने इस कॉलेज स्कूल छोड़ दी, यानी जब असहयोग आंदोलन की बात हुई तो उन्होंने वहाँ पे जाने के लिए इनकार कर दिया, छोड़ दिया। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, लेकिन मद्रास में नहीं हुआ। मद्रास में चुनावों का बहिष्कार नहीं हुआ। उनका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सके जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए हम इस पार्टी के चुनावों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। ये लोग मद्रास में परिषद, लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का अधिकार मिल रहा था, अगर हम इस चुनाव के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं काउंसिल में तो हमें वह अधिकार मिल पाएगा और उनके विरुद्ध हम वहाँ से लड़ सकते हैं। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। अब पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग क्या चीज़ है उसको समझिए। देखिए, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। पिकेटिंग भी क्या है? यह एक विरोध का रूप है जिस पर लोग किसी शराब के दुकान या किसी भी दुकान में जाने के रोक लगा देते हैं, तो उसे पिकेटिंग कहते हैं। और विदेश कपड़ों को मतलब उसमें विदेश कपड़ों को जो विदेशी कपड़े थे उन्हें जला लिया गया, और उसी में बोला जाता है कि 102 से उसका जो रेवेन्यू था उन्हें 57 करोड़ में आ गया। वो समय जो व्यापार हुआ करता था 102 करोड़ का हो रहा था और पीतम आ गया 57 करोड़ में। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा, जिसका कारण कई कारण थे। जो भारत में कपड़े बनते थे वो महंगा होते थे, हाथों से बिना जाता था। जैसे हम लोग उसमें जाने जो खादी के कपड़े होते थे वो महंगा होते हैं। खादी के कपड़े देखिएगा अभी महंगा लगेगा, लेकिन हाँ आप खादी के कपड़े पहनिएगा तो लगेगा भारतीय का कुछ फील, भारत जैसा फील लगेगा, लेकिन महंगा होता है जिसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी कारण धीमा पड़ने लगा, और जो लोग छोड़े थे, जो प्रोफेसर लोग, जो टीचर लोग, हेडमास्टर लोग जो स्कूल छोड़े थे वो फिर से ज्वाइन करने लगे, और बच्चे और विद्यार्थी सभी लोग कहाँ स्कूल जाने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ? अब हम लोग शहरी इलाकों के बारे में समझे, अब ग्रामीण इलाकों के बारे में भी समझते हैं। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों से बढ़कर देहात तक चला गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों का आदिवासियों के संघर्ष में भी आंदोलन में समा गए। जो किसान और आदिवासी लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो इस आंदोलन में क्या हो गए, समा गए। लेकिन अवध में एक सन्यासी बाबा हुआ करता जिसका नाम रामचंद्र था। वह अवध से किसानों को क्या कर रहा था? अवध से किसानों का नेतृत्व कर रहा था। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरगिटिया मजदूर क्या होता है? गिरगिटिया मजदूर यानी उस समय क्या होता है कि जब यहाँ पे लोग शासन कर रहे थे तो यहाँ से अभी के जैसे नहीं, लोग ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि यहाँ के मजदूरों को किसी दूसरे कारखाना में या किसी दूसरे राज्य में लेकर के वहाँ पे लोगों से काम करवाते हैं। तो इसी प्रकार जो रामचंद्र थे ना, वो यहाँ से मजदूर को लेकर दूसरे देश में जाते थे और वहाँ पे लोगों से काम करवाते थे, जिसे बाद में से गिरगिटिया कहने जाने लगा। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। जो रामचंद्र का आंदोलन किनके खिलाफ था? तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ। तालुकदार क्या करते थे? अधिक अन्न लेते थे, कम पैसा देते थे, उन्हें मजबूर कर देते थे, दामे रेट कम देते थे। और मजदूर किसान लोग क्या करते थे कि मजदूर को परमानेंटली पट्टा नहीं देते थे, यानी ये जमीन उनको पट्टा दिया ही नहीं जाता था। जिस प्रकार अभी भूमदान जमीन का पट्टा है, उसमें पट्टा नहीं हुआ करता था। क्या करता? जमीन दे दिया, खेती किया, मन किया तो अगली बार दूसरे किसान को वह जमीन दे देगा।
किसानों की मांग थी कि लगान, और उसमें किसानों की मांग क्या थी कि लगानों का कम कर दिया जाए, बेकार खत्म हो जाए। बेकार क्या था? बिना किसी परिश्रम के काम करवाना। बेकार क्या था? यानी बिना किसी वेतन का काम करवाना। बेकार को भी खत्म कर दिया जाए, जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। जब 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांवों का जब दौरा करते हैं, वहां पे किसानों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, और उनकी समस्याओं को समझने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में सब जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ते भी हैं। ठीक है। अब और जो है कि स्थानीय नेता और किसानों को साझा कर रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लागत नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। गांधी जी ने ऐलान उसी समय कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जो जमीन है वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों का और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। लोग को लग रहा था, आकांक्षा था कि हमें क्या हो जाए, हमें परमानेंटली जमीन मिल जाए जिससे हम लोग अपनी जीविका तो चला सकते हैं। ये सब आकांक्षाएं थी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश स्वराज को विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। जो स्वराज का मतलब था, आदिवासियों ने कुछ और ही मतलब निकाला। उनका मतलब था कि आंध्र प्रदेश के गुड़मेमा पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में गुरिल्ला अधिवेशन आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन क्या था कि देखिए, वहाँ के जो लोग थे ना, उन्हें पहाड़ों में नहीं जाने दिया था। उन्हें जो चराने के लिए, गाय बैल चराने के लिए उन्हें पहाड़ में नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें वो सभी में रोक लगा दिया जाता है। तो वो सभी समझते थे कि इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती तथा अन्य वन क्षेत्र में तरह तरह के यहाँ की अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। यानी वहाँ पे जाने से लोग बंद कर दिए थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा न रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उन्हें परंपरागत अधिकार भी छीना जा रहा है। अब आदिवासी लोगों को यह परंपरा था कि जंगल में जाएंगे, वहां पे चारा, मतलब उन लोगों का जंगल से, प्रकृति से अत्यधिक लगाव है। और आज हम सभी को समझने की जरूरत है। जंगल नहीं रहेगा, गर्मी देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो एक वही कहला, जंगल बचाएंगे, हम लोग क्यों नहीं बचा सकते हैं? जब ऑक्सीजन पेड़ पौधा देता है तो हम लोग सब ले रहे हैं, तो एक बचाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। आप लोग समझिए, जागरूक होइए। सड़कों के निर्माण के लिए बेकार कर मजदूर, जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। देखिए, जो सरकार है वहां के जब सड़क बना रही थी ना, तो उन्हें बेकार के लिए मजबूर करती है, यानी काम करवाती है। उसको अपना जो पैसा होता है, मजदूरी होता है, वो नहीं देती है, सरकार नहीं देती है। उसके विरुद्ध जो है मजदूरों ने बगावत कर दी। उसका नेतृत्व करने वाला अलूरी सीताराम राजू थे। अलूरी सीताराम राजू थे। इनका कहना था, उनका नेतृत्व में क्या हुआ कि बगावत हुआ। उसका दावा, मतलब राजू दिलचस्प व्यक्ति थे, यानी जो ये एक अजीब व्यक्ति थे। इनका कहना था कि उसके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी जी को मानता था, उनके गुण को भी
गुण को गाते थे। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन उनका यह भी मानना था कि अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है। अहिंसा के बल पर ही नहीं बल्कि बल प्रयोग पर ही क्या हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। ये किनका मानना था? तो अलूरी सीताराम राजू का, उनका मानना था। बाद में इन्हों का हुआ था, अंग्रेजों ने इन्हें 1924 में राजू को फांसी दे दी। राजू अपने लोगों के बीच में लोकनायक बन गया। जब 1924 में इन्हें फांसी दे दी गई तो अपने बीच में लोग जितने भी क्रांतिकारी हैं वो तो लोकनायक ही बनेंगे, समझे। अब बगानों में स्वराज का मतलब क्या था? देखिए, बगानों में स्वराज क्या होता है? जब बगान में लोग काम कर रहे होते हैं, बगीचा में लोग काम करते थे, वहाँ पे क्या होता है, उन्हें घर जाने का, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आज़ादी नहीं थी, ना घर जाने की आज़ादी थी, उन्हें पैसा दिया जाता। अगर उन्हें कभी छुट्टी तक नहीं मिलता था, छुट्टी मिलने के लिए अधिकारियों से उन्हें परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन नहीं मिलता था। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उन्हें क्या किया, उन्होंने या तोड़ दिया नियम, भाग गया। लेकिन क्या हुआ कि जब सड़कें और रेलगाड़ियों पर सब जाम लगा हुआ था, जब सड़कें पर उतर गए थे तो लोग भाग नहीं पाए, जिससे उन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को फांसी दे दी, बुरी तरह पिटाई की और उन्हें फांसी कर दे गए। इन स्थानीय आंदोलन का अपेक्षा दृष्टिकोण कांग्रेस की कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तब स्वराज शब्द का अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। उनके लिए एक ऐसा युग होगा जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। स्वराज का मतलब उन लोग के लिए यही था, जब सारी कष्ट और सारी मुसीबतें सब खत्म हो जाएगी। आदिवासियों ने गांधी जी का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। जब गांधी जी के सहयोग में आदिवासियों ने जब नारा लगाया तो स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी कि हाँ, स्वतंत्र भारत कुछ ऐसा ही होना चाहिए। वे एक अखिल भारतीय आंदोलन में भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उन्हें इनके खिलाफ तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, यानी जब सबको जोड़ेंगे तो उनके खिलाफ ही तक सीमित नहीं रहा, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता था, समझ रहे हैं। तब महात्मा गांधी जी ने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ शब्द है, आप लोग इसे जहन में रखिएगा। कोशिश जारी रख, जरूर तेरा काम होगा, तू बस धैर्य रख, शीर्ष पर तेरा ही नाम होगा। कोशिश जारी रख, बस तेरा ही काम होगा, तू धैर्य रख, शीर्ष पर तेरा ही नाम होगा। इसलिए आप प्रॉपर पढ़ते रहें। आगे हम नेक्स्ट क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन से नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।